हेलो एवरीवन, वेलकम टू इथोज आईएएस। मैं प्रियांशु। कल 4 जुलाई 2024 से इथोज आईएएस द्वारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जीएस और फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए शुरू की गई है। साथ ही हमने ऐसे टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत की है। मेंटरशिप प्रोग्राम भी कैंडिडेट्स के लिए कल से शुरू की गई है। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। कल यानी कि 4 जुलाई को जो टेस्ट पेपर दिया गया था उसका डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में अगर बताएं तो यह एक इथोज आईएएस के द्वारा रेगुलर आंसर प्रैक्टिस के लिए एक कार्यक्रम है जो कि खासकर यूपीएससी मेंस 2024 और 25 को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग डेली 2 क्वेश्चंस कैंडिडेट्स को देते हैं। ये मंडे टू फ्राइडे तक चलने वाला कार्यक्रम है और इसमें कैंडिडेट्स की कॉपीज इवेलुएट होकर 24 आवर्स के विद इन, साथ ही साथ उन्हें मॉडल आंसर्स के पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और यूट्यूब चैनल पे हम लोग इस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के टेस्ट पेपर का एक ब्रॉडर डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। जो कैंडिडेट्स यूपीएससी मेंस 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो डिस्कशन हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग कल के टेस्ट पेपर को डिस्कस करें और देखें कि कल हम लोगों ने कौन से क्वेश्चंस लिए थे। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंतर्गत जैसा मैंने बताया 2 क्वेश्चंस डेली आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो कल लिया गया था वो इसमें एक क्वेश्चन स्टैटिक एरिया से रहता है और एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहता है। स्टैटिक एरिया का क्वेश्चन यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा शेड्यूल तैयार होता है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। उसी शेड्यूल के अनुसार हम लोग उस टॉपिक को शामिल करते हैं और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो उस दिन के न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं। सो इट इज टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर ऑफ द डे। कल का जो पहला क्वेश्चन था आइए उसको देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैबिनेट कमिटीज इन द फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड ओवरऑल गवर्नेंस इन इंडिया एंड यू हैव टू राइट योर आंसर इन 150 वर्ड्स। द क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स। भारत में संघ सरकार के कामकाज और समग्र अभिशासन में कैबिनेट समितियों के महत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है, अच्छा पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। आंसर राइटिंग में कैंडिडेट को डायरेक्टिव वर्ड्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्टिव वर्ड्स पूरे क्वेश्चन के डिमांड को अल्टर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पर कमेंट होता एक्सप्लेन की जगह तो उसका अलग मीनिंग होता, डिस्क्राइब होता तो अलग मीनिंग होता। एक्सप्लेन का क्या अर्थ होता है? What do we mean by explain? So the first thing while we attempt any question is to understand the meaning of the directive word in a very clear manner. Explain का मतलब होता है to make something easy to understand, to make something clear. किसी चीज को समझने योग्य बना देना, किसी चीज को आसानी से स्पष्ट कर देना, उसी को हम एक्सप्लेन कहते हैं। हिंदी में व्याख्या करना कहते हैं। तो जहां पर भी आपको एक्सप्लेन करने कहा जाए इट मीन्स दैट यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट और द टॉपिक more clear, easy to understand, including more information about the topic or the statement asked. तो अब इसमें इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे? अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आंसर लिखते समय कैंडिडेट्स के माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन, हाउ टू इंट्रोड्यूस आंसर। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, आप अगर क्वेश्चन को एक बार फिर से रीरीड करें, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैबिनेट कमिटीज, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैबिनेट कमिटीज इन फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड ओवरऑल गवर्नेंस इन इंडिया। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसको 2 तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो किसी भी आंसर का होता है वो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और उसका कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और उसका कंक्लूजन है। लेकिन मेन बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए? अब यहां पर आप देखें कि 2 सब पार्ट है क्वेश्चन का। एक आपसे कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कैबिनेट कमिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा पार्ट कह रहा है, दूसरा सब पार्ट कह रहा है ओवरऑल गवर्नेंस इन इंडिया। तो चूंकि 150 वर्ड्स में लिखना है, आप अगर चाहें तो इसके मेन बॉडी में आप सिंगल सब हेडिंग में आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो 2 अलग अलग सब हेडिंग बनाकर आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा और इंट्रोडक्शन के बाद आपने एक सब हेडिंग बनाई इंपॉर्टेंस इन फंक्शनिंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट।
इंपॉर्टेंस इन फंक्शनिंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, एक ये सब हेडिंग हो गई। और जो दूसरी सब हेडिंग होगी, दूसरी सब हेडिंग इंपॉर्टेंस इन ओवरऑल गवर्नेंस, इंपॉर्टेंस इन ओवरऑल गवर्नेंस। तो यहां पर आप ये दो सब हेडिंग बना सकते हैं और लास्ट में फिर आप कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। एक अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच इसी आंसर को लेकर क्या हो सकता है कि आपने इन दोनों का एक सिंगल सब हेडिंग बना दिया। सिंगल सब हेडिंग क्या बना दिया? सिंगल सब हेडिंग आपने बना दिया इंपॉर्टेंस इन फंक्शनिंग एंड ओवर इंपॉर्टेंस इन फंक्शनिंग ऑफ, इंपॉर्टेंस इन फंक्शनिंग आपको पूरा लिखना है, आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते। इंपॉर्टेंस इन फंक्शनिंग, अच्छा मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूं ताकि आपको दिख जाए। इंपॉर्टेंस इन फंक्शनिंग एंड ओवरऑल गवर्नेंस। तो ये दो अप्रोच हैं जो कि आप सब हेडिंग बनाने में कर सकते हैं। अब देखें कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ये एक बड़ा दुविधा होता है कैंडिडेट के सामने, एक डाउट होता है। सो द क्वेश्चन इज अबाउट कैबिनेट कमिटीज एंड रिसेंटली द कैबिनेट कमिटीज वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कैबिनेट कमिटी क्या होता है हम ये बता सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। एज वी नो दैट कैबिनेट कमिटीज आर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यहां पर कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट है। क्या कैबिनेट कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहीं रेफरेंस है? कैबिनेट कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं रेफरेंस नहीं है। कैबिनेट कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ओके, तो हम ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कैबिनेट कमिटीज के संबंध में, आप उसमें इंट्रोडक्शन ये भी लिख सकते हैं कि कैबिनेट कमिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट, जो कि यूनियन गवर्नमेंट को या कैबिनेट को उसके फंक्शनिंग में असिस्ट करता है। तो कई तरीके इंट्रोडक्शन के हो सकते हैं। अब बात आती है आंसर के मेन बॉडी की। तो अगर हमने दो सब हेडिंग बना लिया, जो कि ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्वेश्चन जिस तरीके से सेगमेंटेड है उसी तरीके से आपका आंसर भी स्ट्रक्चर्ड हो, तो वो ज्यादा स्कोरिंग आंसर होता है। एग्जामिनर के लिए भी क्वेश्चन के डिमांड को मीट किया गया है या नहीं ये समझ पाना आसान होता है। तो चलिए अगर हम इसमें दो सब हेडिंग बना के देखते हैं कि हम कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला सब हेडिंग जो हमने लिया है वो है इंपॉर्टेंस इन फंक्शनिंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के संघ सरकार के कामकाज में इसका जो महत्व है कैबिनेट कमिटीज का, हम उसकी बात करें। हाँ, इंट्रोडक्शन में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वर्तमान में 8 कैबिनेट कमिटीज हैं। मतलब हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कैबिनेट कमिटी पर ही फोकस्ड होना चाहिए। कैबिनेट कमिटी किस नियम के अंतर्गत एस्टैब्लिश होती है या कैबिनेट कमिटी कितनी है, क्या नेचर है, इन सब विषय से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो एट प्रेजेंट एज वी नो दैट देयर आर 8 स्टैंडिंग कैबिनेट कमिटीज और परमानेंट कैबिनेट कमिटीज which are functional. If we name few of them, the appointment committees of cabinet, the cabinet committee on parliamentary affairs, cabinet committee on political affairs, the important cabinet committee on security. तो इस तरीके से कई सारे कैबिनेट कमिटीज हैं, कैबिनेट कमिटीज ऑन एकोमोडेशन। तो टोटल 8 परमानेंट कैबिनेट कमिटीज अभी हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, पार्लियामेंट्री कमिटीज अलग होती हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज अलग होती हैं, जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज पार्लियामेंट की हैं वो अलग है। कैबिनेट की अपनी कमिटी होती है जो कि सरकार को, कैबिनेट को अपने वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए मदद करती है। अब हम लोगों ने ये जो सब हेडिंग लिया है, हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। हमारा इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरे क्वेश्चन के स्ट्रक्चरिंग और फ्रेमिंग को हम कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं और क्वेश्चन के डिमांड को एग्जैक्टली मीट कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि यूनियन गवर्नमेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हम जानते हैं कि इंडिया में कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और उसकी फंक्शनिंग, चूंकि कई सारी मिनिस्ट्रीज, कई सारी डिपार्टमेंट्स हैं, काफी ज्यादा वर्कलोड होता है। तो कैबिनेट का जो एजेंडा है
कैबिनेट के एजेंडा को डिटरमाइन करना, डिसाइड करना, ये ज्यादातर कैबिनेट कमेटी का डेलीगेटेड फंक्शन होता है। कैबिनेट यह फंक्शन कैबिनेट कमिटीज को डेलीगेट कर देती है कि जो कैबिनेट के समक्ष एजेंडा रखा जाना चाहिए आप उसको तैयार करें, आप उसको आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज है कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट के पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, कैबिनेट प्रपोजल्स को फॉर्मुलेट करना, सरकार के समक्ष कई प्रपोजल्स आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, कई ड्राफ्ट पॉलिसीज आती हैं, तो उन सबको फॉर्मुलेट करना ये कैबिनेट कमिटीज का फंक्शन होता है। और इस तरीके से ये यूनियन गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि पूरी कैबिनेट की मीटिंग हर मुद्दे पर तो संभव नहीं है, तो जो क्रूशियल मैटर्स हैं वो पहले कैबिनेट कमिटीज में डिस्कस हो जाते हैं। कैबिनेट कमिटीज में होता कौन है, मेंबर्स कौन होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो कैबिनेट कमिटीज में मेंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा भी जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं वो भी कैबिनेट कमिटीज का हिस्सा हो सकते हैं। स्पेशल इनवाइटीज भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जो आमतौर पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि कैबिनेट हर क्रूशियल इशू को लेकर पूरी कैबिनेट की बैठक की जाए, तो इसीलिए कैबिनेट कमिटी जो है वो स्पेसिफिक एरियाज में बनाई गई हैं जो कि कैबिनेट के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती हैं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एमंग मिनिस्ट्रीज कैबिनेट कमिटीज के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ क्या करती है, वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए उस पर काम करती है। अभी हम लोगों ने पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात की। अगर हम देश के इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, आर्थिक नीतियों की बात करें, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि देश में जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखती है और एक इंटीग्रेटेड और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। ये बातें हो गई। और किस तरीके से ये यूनियन गवर्नमेंट के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जैसा हम लोगों ने बात किया कि यह कैबिनेट के वर्कलोड को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ कैबिनेट के वर्कलोड को रिड्यूस करता है। किस तरीके से, अगर हम बात करें कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो ये क्या करता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रपोजल्स जाने हैं, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस जाने हैं, सरकार के समक्ष जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस हैं, उन सभी पार्लियामेंट्री मैटर्स को ये लेता है, हैंडल करता है और कैबिनेट के वर्कलोड को रिड्यूस करता है। तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंट यूनियन गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल गवर्नेंस के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल गवर्नेंस के लिए, क्योंकि जो सेकंड सब हेडिंग है वो ओवरऑल गवर्नेंस से रिलेटेड है। अगर हम पूरे देश के गवर्नेंस की बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन सा मुद्दा आता है, देश की सुरक्षा का, द सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। सो द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इट डील्स विथ ऑल मैटर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेटेड टू द नेशन सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो हम इसमें अगर नेशन सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करें, नेशन सिक्योरिटी एंड डिफेंस की बात करें, और इसमें कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की भूमिका काफी अहम होती है। गवर्नेंस में दूसरा मुद्दा एक जो आता है वो है पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन का। गवर्नमेंट दे फ्रेम पॉलिसीज एंड द इंप्लीमेंटेशन इन सच अ लार्ज नेशन, इन सच अ बिग नेशन लाइक इंडिया, सो इट इज ऑलवेज चैलेंजिंग। तो ओवरऑल गवर्नेंस का जो एक क्रूशियल पार्ट है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, उसमें कैबिनेट कमिटीज काफी इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का काम है ये इकोनॉमिक पॉलिसीज, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, ये सबको इंप्लीमेंट करने में मदद करे। आपको ये पता होगा कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस का फिक्सेशन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइसिंग सीसीईए के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो इस तरीके से पूरे देश में एक जो है प्राइसिंग मैकेनिज्म का गवर्नेंस सीसीईए के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल गवर्नेंस में। सेंटर और स्टेट रिलेशंस
को लेकर जो कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है वो इस एस्पेक्ट को डील करती है, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स. ओके, सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द नेशन इंक्लूडिंग द फेडरल एस्पेक्ट, द डिफेंस एंड द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट. उसके बाद बात आती है पॉलिसी इवैल्यूएशन की. ओके, तो ये सब जो गवर्नेंस के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं इसको कैबिनेट कमिटीज हैंडल करती है. ये जानना जरूरी है कि कैबिनेट कमिटीज में मोस्ट ऑफ द टाइम जिसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं, सो ही इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी. बट इफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द मेंबर ऑफ अ कैबिनेट कमिटी, तो उस केस में कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर उस कैबिनेट कमिटी के अध्यक्ष होते हैं. जैसे अगर हम बात करें कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं, रक्षा मंत्री. कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स. कुछ ऐसी समितियां हैं जिसमें केवल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ही शामिल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट. ओके, सो दीज आर इंफॉर्मेशंस. फाइन. So as we have seen that the answer can be started with introduction, coming to the first subheading, the importance in functioning of the union government, the second subheading which deals with the overall governance. Now the conclusion aspect, चूंकि 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपके पास ज्यादा एक्सप्लेन करने का स्कोप नहीं होता है. कंक्लूजन में फिर हम क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में आपने ये सभी चीजें जो एक्सप्लेन की हैं आंसर में, उसको आपको कंसोलिडेट करना होता है. कैंडिडेट को ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि कंक्लूजन में क्या लिखा जाए. तो उसमें हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि कैबिनेट कमिटीज दे आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन. इफेक्टिव डेलीगेशन के ऊपर वो बेस्ड होता है. अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में आपको इस तरीके से कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग नहीं बनानी है. द कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज इटसेल्फ अंडरस्टूड बाय द एग्जामिनर टू बी कंक्लूजन. तो हम लिख सकते हैं कि कैबिनेट कमिटीज दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन. इफेक्टिव डेलीगेशन, और वो क्या करती हैं? वो पूरे यूनियन गवर्नमेंट के टास्क को या वर्क को स्ट्रीमलाइन करती है. जितनी भी चीजें हों, चाहे पॉलिसी ड्राफ्टिंग का मामला हो, पॉलिसी इवैल्यूएशन का, इंप्लीमेंटेशन का हो, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने का हो, कैबिनेट के समक्ष जो एजेंडा है उसको प्रेजेंट करने का हो, ये सभी चीजें यूनियन गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को स्ट्रीमलाइन करती हैं. सो वी कैन राइट दैट इफेक्टिव डेलीगेशन एंड एट द सेम टाइम इट स्ट्रीमलाइंस द फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. और इन सब चीजों से क्या इंश्योर होता है? इन सब चीजों से गुड गवर्नेंस इंश्योर होता है. सो on this note we can end this particular question. Fine. इस तरीके से हम इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं और कल के टेस्ट के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं. द सेकंड क्वेश्चन इन यस्टरडेज टेस्ट, a distinctive rural character of Indian society provides it with a rich folk art tradition. What do you understand by the term folk art? And describe the inherent nature of folk art in India with examples. You have to attempt this question in 250 words and the marks assigned is 15. भारतीय समाज का विशिष्ट ग्रामीण चरित्र इसे एक समृद्ध लोक कला परंपरा प्रदान करता है. आप लोक कला शब्द से क्या समझते हैं? भारत में लोक कला की अंतर्निहित प्रकृति का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए. तो अब देखें कि इस क्वेश्चन, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि शेड्यूल के अनुसार आर्ट एंड कल्चर अभी आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से शुरू किया गया है. अब इस क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है डिस्क्राइब. और जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिव वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना काफी जरूरी होता है. डिस्क्राइब का क्या मतलब है? डिस्क्राइब का मतलब होता है जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बता देना. फॉर एग्जाम्पल, टू से और राइट अबाउट समथिंग एज इट इज. आप कहीं बाहर गए, आपने कुछ देखा. इफ somebody asks you that describe the incident, so what you will do? You will not add your opinion, you will not comment on the issue, rather than you will describe what happened at the point of incident. घटना के समय क्या हुआ था, आप उस चीज को उसी तरीके से वर्णन करेंगे जैसा वो घटना हुई थी. ठीक है? तो डिस्क्राइब जो डायरेक्टिव वर्ड है उसका अर्थ होता है
टू से और राइट अबाउट समथिंग एज इट इज और टू गिव एन अकाउंट ऑफ समथिंग। अब इसको समझते हुए, ये तो सेकंड सब पार्ट है क्वेश्चन का। आप देखें क्वेश्चन में दो सब पार्ट है, पहला सब पार्ट ये है और दूसरा सब पार्ट आपसे इनहेरेंट नेचर पूछ रहा है भारत में फॉक आर्ट का, साथ ही साथ एग्जांपल्स भी देने हैं। पहला जो सब पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फॉक आर्ट। तो ये बहुत क्लियर क्वेश्चन है, चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। एंड ओके, सो एज वी सी दैट, इसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन के पहले एक कंटेक्स्ट भी है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में फॉक आर्ट का ट्रेडिशन, क्योंकि रूरल कैरेक्टर है इंडियन सोसाइटी का, तो फॉक आर्ट का एक स्ट्रॉन्ग रूरल ट्रेडिशन है। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करना है, इसको यहां पे समझना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फॉक आर्ट, लोक कला से आप क्या समझते हैं। तो सीधा आपको उसी क्वेश्चन को एड्रेस करना है इंट्रोडक्शन में। सो फॉक आर्ट को हम इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे। फॉक आर्ट क्या होता है, आप देखिए कि फॉक का क्या अर्थ है। फॉक का अर्थ होता है कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, आम लोग। आर्ट का क्या मतलब होता है, आर्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। हम जानते हैं आर्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। सो फॉक आर्ट इज समथिंग, फॉक आर्ट इज एन आर्टवर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉमन पीपल। आम जनमानस के द्वारा जो कला उत्पन्न की जाती है उसे ही हम लोक कला कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। सो यू कैन इंट्रोड्यूस दिस आंसर, बाय डिफाइनिंग फॉक आर्ट। तो यहां टर्म से ही क्लियर है, फॉक का मतलब कॉमन पीपल। सो इट इज आर्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉमन पीपल। इट इज नॉट टाउट इन अ फॉर्मल सेटअप। फॉक आर्ट इज समथिंग, लोक कला कुछ ऐसी चीज है जो कि जनरेशंस टू जनरेशंस पास की जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पास किया जाता है। ओके, और ये इनफॉर्मल सेटिंग्स में सीखी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोकगीत गाए जाते हैं, फोक सॉन्ग्स आर देयर। तो क्या उसको सीखने के लिए कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन या एकेडमी है? नहीं है। तो किस तरीके से उसका नॉलेज ट्रांसफर होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी। ओके, सो बाय फैमिली ट्रेडिशंस। So in the introduction, we directly start with defining the folk art, which will complete the demand of the first part of the question. What do you understand by the term folk art? Folk art is an art which is produced by common people. It is simplistic and original in nature. और ये ज्यादातर विलेज लाइफ से एसोसिएटेड होता है, इसका संबंध ज्यादातर ग्रामीण जीवन से होता है। ये कह के फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें चले आएंगे। क्या पूछा गया है? सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ फोक आर्ट इन इंडियन कंटेक्स्ट। इनहेरेंट नेचर ऑफ फोक आर्ट इन इंडियन कंटेक्स्ट। यहां पे आपको भारत में जो लोक कला है उसके इनहेरेंट नेचर को बताना है, उसकी प्रकृति क्या है उसको डिस्क्राइब करना है। ये समझ लीजिएगा, यहां पर आपको कमेंट नहीं करना है, यहां पर आपको उसके ऊपर कोई विश्लेषण या एनालिसिस नहीं करनी है। भारत में लोक कला फोक आर्ट ट्रेडिशंस जैसे हैं उसको वैसे ही बताना है, डिस्क्राइब करना है। तो पहली चीज, जब हम इंडिया में फोक आर्ट की बात करते हैं उसका नेचर क्या होता है। यह भारत के जो कल्चरल रूट्स हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। जब हम भारत के सांस्कृतिक जड़ों की बात करते हैं तो यहाँ के हम फोक ट्रेडिशंस की लोक परंपरा की बात करते हैं। ओके, लोक परंपरा की बात करते हैं, लोक परंपरा। And this lok parampara, it has developed itself on India's cultural roots. तो सबसे पहला जो नेचर है फोक आर्ट का इंडिया में वो ये है कि इट इज एसोसिएटेड विथ द लिविंग ट्रेडिशंस ऑफ दिस कंट्री एंड इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द कल्चरल रूट्स ऑफ इंडिया। अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हम अगर गांव में देखें, विलेज फेयर्स आयोजित किए जाते हैं, एनुअल फेस्टिवल्स गांव में आयोजित किए जाते हैं, ग्रामोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जतरा आयोजित किया जाता है। इन सभी में जो म्यूजिक है, जो डांस है, वो सभी हमारे फोक ट्रेडिशंस का ही तो हिस्सा है, वो हमारे लिविंग ट्रेडिशंस हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इनहेरेंट नेचर ऑफ फोक आर्ट इज दैट इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज कल्चरल रूट्स एंड लिविंग ट्रेडिशंस। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये इसका नेचर क्या है? सिंपलिस्टिक है।
फोक आर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो सिंपलिस्टिक होते हैं, क्योंकि वो कॉमन पीपल के लाइफ से जुड़े होते हैं, कॉमन स्टोरीज से, कॉमन जो बिलीफ्स हैं, पॉपुलर बिलीफ्स हैं, उससे जुड़े होते हैं. सो दे आर सिंपलिस्टिक, they are simplistic in nature. At the same time they are original, they are not borrowed from some other external cultures. देखिए फोक आर्ट में और दूसरे आर्ट फॉर्म में ये अंतर होता है. आप दूसरे आर्ट फॉर्म को किसी दूसरे कल्चर या सिविलाइजेशन से सीख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रॉक म्यूजिक की बात करें तो रॉक म्यूजिक इज नॉट समथिंग विच इज नेटिव टू इंडिया. रॉक म्यूजिक इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्टर्न कल्चर. लेकिन जब हम यहाँ पर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कजरी की, ठुमरी की, दादरा की, अगर हम कजरी ठुमरी की बात करते हैं तो इन सब तरीके के म्यूजिक का विकास भारत में हुआ है, यहाँ की लोक परंपराओं से हुआ है. ओके, सो एट द सेम टाइम इट इज सिंपलिस्टिक एंड ओरिजिनल इन नेचर. सो दीज आर द इनहेरेंट नेचर ऑफ फोक आर्ट. फाइन. अगर हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारे यहाँ जैसे हम लोगों ने बात की म्यूजिक की, फोक म्यूजिक, फोक सॉन्ग्स. ओके, जैसे हम लोगों ने कजरी की बात की. हम जानते हैं कि कजरी यह कब गाया जाता है, यह रेनी सीजन के समय ज्यादा गाया जाता है. मॉनसून जब आता है तब कजरी गाया जाता है, पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. नाउ सी, और इनहेरेंट नेचर, इंपॉर्टेंट इनहेरेंट नेचर क्या है? यह लोगों के वैल्यूज से और बिलीफ से जुड़ा हुआ होता है. लोगों के वैल्यूज से जुड़ा हुआ है, लोगों की जो बिलीफ्स हैं उससे जुड़ा हुआ है. ओके, अब इसमें हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन सब इलाकों में गोदना आर्ट से परिचित होंगे. अब गोदना आर्ट क्या है? गोदना आर्ट जिसमें कि शरीर में स्किन के ऊपर वेरियस पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जिसके कई पर्पस होते हैं. डेकोरेटिव भी होता है, एट टाइम्स कम्युनिकेटिव भी होता है. तो इसमें जो है लोगों के वैल्यूज और बिलीफ्स इनहेरेंटली बेस्ड होते हैं. आगे अगर हम बात करें इनहेरेंट नेचर की, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, आपने ध्यान दिया होगा कि जो फोक आर्ट है वह लोकली अवेलेबल मटेरियल से डेवलप किया जाता है. चाहे हम पेंटिंग की बात करें, चाहे हम स्कल्पचर की बात करें. अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो कर्नाटका की कलमकारी चित्रकला हो, या फिर हम बिहार के मधुबनी पेंटिंग की बात करें, सो ऑल दिस टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म्स, फोक आर्ट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स. तो इसका इनहेरेंट नेचर और क्या है कि यह लोकली सोर्स्ड मटेरियल या लोकली अवेलेबल मटेरियल से तैयार किए जाते हैं, लोकली सोर्स्ड मटेरियल से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मधुबनी पेंटिंग्स की बात करें तो उसमें जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो फ्लावर्स से, स्टोन्स से, क्ले से, इन सब से लिए जाते हैं. ओके, फाइन. तो इस तरीके से आपको इसमें इनहेरेंट नेचर को बताते हुए आगे बढ़ना है. और हम किन इनहेरेंट नेचर्स की बात कर सकते हैं? तो इंडिया में जो फोक आर्ट है उसका एक नेचर है कि वो कम्युनिटी लाइफ को प्रमोट करता है, कम्युनिटी लाइफ को और कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट करता है. जैसे कि अगर हम रंगोली की बात करें, कर्नाटका में रंगोली बनाई जाती है. अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां अल्पना बनाया जाता है. सो ऑल दीज दे विश गुड फॉर द कम्युनिटी, सो दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल. लोक मंगल, वो लोक मंगल की कामना के लिए बनाए जाते हैं, लोक मंगल की कामना के लिए. और इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं रंगोली जैसे आर्ट का, अल्पना जैसे आर्ट का. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि फोक आर्ट के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड आइटम्स होते थे वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते थे, तो आप ये चीज को ध्यान में रखें कि वह लोगों के डेली नीड्स को पूरा करने के लिए उनका प्रोडक्शन होता था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अटेंसिल्स की बात करें, अगर हम पॉटरीज की बात करें, मिट्टी से बनाए गए सामानों की बात करें, ओके, तो इनका इस्तेमाल लोगों के लिए जो है वो स्टोरेज पॉट्स के रूप में किया जाता है. साथ ही साथ आप देखें कि जो मेटल स्मिथिंग का काम है, मेटल स्मिथिंग जिसमें कि फोक आर्ट के जरिए मेटल आर्टिक्राफ्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का डोकरा आर्ट है, इसी तरीके से कई ब्रॉन्ज आर्टिक्राफ्ट जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में. तो ये मेटल स्मिथिंग के द्वारा भी डेली एक्टिविटीज के लिए ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते थे. फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनका इस्तेमाल
टेम्पल्स में किया जाता था या घरों में पूजा पाठ के दौरान किया जाता था। उसके बाद अटेंसिल्स की हम लोगों ने बात की, लोहे के बर्तन हो, तांबे के और पीतल के बर्तन हो, है ना। तो इस तरीके से फोक आर्ट का जो एक ट्रेडिशन है इंडिया में वो काफी रिच है। क्वेश्चन में आपको उसी चीज को पूछा गया है और आपको इंपॉर्टेंट जो उसके इनहेरेंट नेचर है उसको एक एक करके डिस्क्राइब करते जाना है। कंक्लूजन में हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से आंसर में कंक्लूजन नहीं लिखना है। ओके, द लास्ट पैराग्राफ इटसेल्फ विल मीन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ योर आंसर। अब हम इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ने कंटेक्स्ट दिया था इंडिया में एक रूरल सोसाइटी है और एक रिच फोक आर्ट ट्रेडिशन है, आपको उसका इनहेरेंट नेचर डिस्क्राइब करना है। तो हम उस चीज को रीअसर्ट कर सकते हैं कि चूंकि हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन है, भारत के सभ्यता का, इंडियन सिविलाइजेशन का सबसे कोर नेचर क्या है, ये एक रूरल सोसाइटी है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है और ये एक मेल्टिंग पॉट रहा है। ओके, तो एंशिएंट सिविलाइजेशन होने के कारण हमारे यहाँ एक वाइड रेंज ऑफ फोक आर्ट ट्रेडिशन, चाहे वो म्यूजिक के फॉर्म में हो, ड्रामा के फॉर्म में हो, डांस और थिएटर के फॉर्म में हो, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स के फॉर्म में हो, भारत में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। ये रही आज की चर्चा जो कल के टेस्ट पेपर के ऊपर बेस्ड थी। कल का टेस्ट पेपर 4 जुलाई 2024 का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा जनरल स्टडीज और फिलॉसफी दोनों के लिए चल रहा है। इस कार्यक्रम से जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं या ऐसे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो, मेंटरिंग से जुड़ना चाहते हो, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9667662275। और इसी तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए। एंड वी होप दैट these videos and programs are beneficial to you. Also provide your feedbacks and comments on our programs. Thanks a lot. Thanks for watching the video.